Hello bachcho, here are a few questions from the chapter What if it finishes. Now I am going to explain and discuss only those questions here which you may find a bit difficult to understand. बाकी को मैं नहीं बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेना. So I am directly coming to question number 3 in which you have been asked to list some of the ill effects of noise pollution. Now what is the meaning of ill effects? Ill effects मतलब बैड इफेक्ट्स. नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है वो आपको यहाँ पर बताना है. डियर चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू दैट नॉइज पोल्यूशन may cause very serious health problems which may also be responsible for reducing the number of years of our life. बेटा हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है नॉइज पोल्यूशन से हुए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से. कहने का क्या मतलब है, अगर नॉइज पोल्यूशन ना हो तो शायद अगर हम 70, 75, 80 इयर्स तक जिंदा रह सकते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाए सकते हैं उनकी वजह से हो सकता है कि हम 70 की बजाय केवल 65, 68 इयर्स तक ही जिंदा रह पाए. सो इट इज दैट सीरियस. ठीक है, तो देखिए क्या क्या कॉमनली सीन इल इफेक्ट्स हैं, क्या क्या नुकसान इनकी वजह से हो सकता है. कुछ को मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि ज्यादातर लोगों को होता है, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज हियरिंग डिफिकल्टीज. सुनने में प्रॉब्लम हो सकते हैं. हेडेक्स, सिर में दर्द होना. रेसिंग पल्स, पल्स का काफी तेज हो जाना. ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना. और हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपको प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं. एंजाइटी, बहुत ज्यादा चिंता होना. एंजाइटी में बेटा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वही पल्स जो है बहुत तेज हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होगा, आपको घबराहट सी होगी, बेचैनी होगी. तो ये सारी चीजें नॉइज पोल्यूशन की वजह से हो सकती है. पुअर स्लीप, ऑफ कोर्स बेटा कहीं पर बहुत आवाज हो रही है तो सोने में दिक्कत हो सकती है ना. ये भी हो सकता है कि आप दिन भर किसी बहुत नॉइज वाली जगह पर काम करते हो, वहां पर काम करने की वजह से हेडेक हो, आपको इरिटेशन हो, चिड़चिड़ाहट हो, जिसकी वजह से रात में अगर शांति भी है तो आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है. इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट होना. नॉइज पोल्यूशन कैन ऑल्सो अफेक्ट मेमोरी. ये आपकी याद रखने के पावर को भी बेटा कम कर सकता है. कंसंट्रेशन पावर को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है. फैटीग, फैटीग का मतलब होता है टायर्डनेस. ठीक है, बहुत ज्यादा थकान भी आपको लग सकती है. ये कुछ कॉमन नुकसान है जो कि बहुत सारे लोगों में देखे गए हैं. In question number 4, you have been asked to make a list of problems that can occur because of धुआं coming out of गाड़ियां. बेटा व्हीकल्स मतलब गाड़ियां. गाड़ियां जब भी चलती हैं धुआं निकल करके बाहर आता है. उस धुएं से क्या क्या नुकसान हो सकता है? बहुत सारे नुकसान होते हैं, कुछ को ही मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिया है. All of you are aware of this fact that smoke that comes out of the vehicles when they run on the road contains a lot of harmful chemicals, and those harmful chemicals, those harmful particles not only affect our health badly, but they affect the health of other organisms on this planet also in a very bad way. In fact, ये पूरे अर्थ का ही हेल्थ जो है बेटा उसको खराब कर देता है by causing air pollution. चलो आगे डिस्कस करते हैं. देखिए पहला जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है दैट इज लंग डिजीजेस. ठीक है, नाउ हाउ इज स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स रिलेटेड टू लंग डिजीजेस? बेटा जब भी हम लोग सांस लेते हैं, वेन एवर वी ब्रीद इन, व्हाट हैपेंस? द एयर इट एंटर्स इनटू द नोज थ्रू दीज टू होल्स दैट आर नोन एज नॉस्ट्रल्स. यहां से विंड पाइप से होते हुए द एयर रीचेस द लंग्स. ठीक है, तो अगर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो पूरा धुएं से भरा है, हार्मफुल केमिकल से भरा है, तो हम सांस लेंगे तो वो हार्मफुल केमिकल्स हमारे लंग्स तक पहुंचेंगे, तो हमारे को लंग डिजीजेस हो सकते हैं. वी माइट ऑल्सो फेस
अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हम लोग को सांस लेने से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिफिकल्टीज हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकते हैं, हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, हमें इरिटेशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ओके, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज कफ, ठीक है, खांसी हो सकती है, कफ हो सकता है, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती है, इट माइट ऑल्सो कॉज स्किन कैंसर्स। कैसे? नाउ लेट मी टेल यू बेटा कि हमारा जो अर्थ है, राउंड स्फेयर, इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ ओजोन दैट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ। हमारे अर्थ के चारों तरफ बेटा एक ओजोन का लेयर है। व्हाट डज दैट ओजोन लेयर डू? बेटा, द रेज दैट कम फ्रॉम द सन, they are, some of the rays are good for us, some of those rays are bad for us. So this ozone layer prevents, stops the harmful rays from the sun to enter into the earth's atmosphere. अर्थ के चारों ओर जो ओजोन का लेयर है वो सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेज को, हानिकारक किरणों को रोक देता है, अच्छे रेज ही हम तक पहुंचते हैं। जो भी एयर पोल्यूटेंट है, स्मोक है, बाकी चीजें जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है बेटा, उनकी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। छेद भी हो चुका है ओजोन लेयर में हमारे। अब उससे क्या होगा? सन के हार्मफुल रेज जो है वो हम तक पहुंच जाएंगे और वो हार्मफुल रेज रिस्पॉन्सिबल है स्किन कैंसर के लिए, स्किन रिलेटेड डिजीजेस के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नॉशिया। नॉशिया मैंने आपको बताया था, फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू वोमिट, दैट इज नॉशिया, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सबको पता है। इची बर्निंग आईज, बेटा धुएं में आप कभी भी बैठोगे तो आपकी आंखें जलने लगती हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं इची बर्निंग आईज। तो स्मोक में ऐसा होता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखिए 8 नंबर पे एक नया टर्म मैंने लिखा है, दैट इज स्मॉग, SMOG. Actually this smog has come from the words smoke and fog. फॉग आप सभी जानते हो, ठंडी के दिन में आप सभी देखे हो। उस फॉग में अगर स्मोक के पार्टिकल्स भी मिल गए तो स्मोक और फॉग मिल करके स्मॉग हो जाता है। यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट करके लिखा भी है, स्मोक का SM, फॉग का OG, SMOG, स्मॉग बनता है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये दिल्ली के स्मॉग का पिक्चर मैंने दिया हुआ है और इस स्मॉग में देखिए ये स्कूल जाते हुए बच्चे कैसे बेटा जा रहे हैं, आप बस देख लीजिए तो सोचिए इन्हें कितनी परेशानियां होंगी, कितने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, है ना। तो ये स्मॉग एक तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी करेगा, दूसरा यहाँ पर देख लीजिए इतनी धुंध में गाड़ी कैसे चलाएंगे, तो ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज भी हो जाएंगे। तो ये इशू, ट्रैफिक रिलेटेड इशू भी जो आया, ये भी तो स्मॉग की वजह से आया, जो कि स्मोक की वजह से आया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप यहां पर लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये पूछा गया है कि अगर व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, आपको आंसर लिख लेना, नहीं कुछ भी समझ में आए तो पूछ लेना। यहां पर एक वर्ड है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है दैट इज वेरी सीरियस, दैट इज वेरी बिग, ठीक है। पेट्रोलियम कहां से डिराइव होकर के आया, पेट्रोलियम वर्ड कहां से आया है वो यहां पर बताया हुआ है, इसको आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्म्ड। यहां पर मैंने आपको कोल का पिक्चर दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में बोल रहे थे कि उन्होंने कोल कभी देखा नहीं। तो बेटा कोल इस तरह का दिखता है, ब्लैक कलर का होता है और जब आप इसको लाइट करते हो, जलाते हो तो इसमें से बेटा इस तरह से आग निकल करके बाहर आती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, यहां पर एक वर्ड है दैट इज एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट मतलब दैट इज गोइंग टू एंड, जो चीज खत्म हो जाए, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
इसमें बेटा फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक नया वर्ड है यहाँ पर रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब क्या होता है? कोई चीज खत्म हो जाए तुरंत उसको फिर बेटा वापस पूरा कर दिया जाए, दैट इज रिप्लेनिश। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है अगर वो खत्म होते हैं तो उनको इजीली आसानी से जल्दी क्विकली रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो भी है वो तो क्विकली और इजीली रिप्लेनिश हो सकते हैं, है ना। पानी जो है ठीक है हमने यूज किया फिर से हमें पानी मिल जाएगा, बारिश होगी तो पानी मिल जाएगा, किसी रिवर से जाके पानी ले आएंगे। आज हमने सोलर एनर्जी का यूज कर लिया, खत्म हो गया, कल वापस सन आएगा हम वहां से सोलर एनर्जी ले लेंगे। तो रिप्लेनिश का मतलब होता है कोई चीज अगर खत्म हो जाए उसको तुरंत फिर पूरा करना, ठीक है। ओके, अब हम जब एग्जाम्पल्स में आते हैं तो यहां पर देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एग्जाम्पल्स में कुछ नए टर्म्स लिखे हुए हैं जिनको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सोलर एनर्जी आप सभी जानते हो, इट इज एनर्जी दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम सन। और इस पिक्चर में ये जो ब्लू कलर के बड़े बड़े पैनल्स देख रहे हो, दीज आर एक्चुअली सोलर पैनल्स दैट आर यूज्ड टू collect the energy from the sun and later on they are converted into heat or into electricity. Okay, second is wind energy, energy that is obtained from wind। और यहाँ जो पिक्चर में आप देख रहे हो these are the pictures of wind mills। बेटा देख रहे हो फैन की तरह यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ है। How does this wind mill work? When the wind is there, जब यहाँ पर हवा चलती है तो हवा की वजह से ये जो ब्लेड्स है बेटा जस्ट लाइक फैन दे ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग, ये भी घूमना शुरू करते हैं और इनके घूमने पर बहुत सारे काम को किया जा सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ मशीन्स को भी चलाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज विंड एनर्जी। Next is hydro energy. Now one thing I had told you that wherever you find a word hydro, that has something to do with water. ठीक है, तो hydro energy is water energy, energy that we obtain from water. Now the question arises कि ठीक है water में energy है लेकिन हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पानी में से energy कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा आप सभी से मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि जब वाटर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है इट हैज सम फोर्स इन इट, उसमें कुछ फोर्स होता है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो दिस इज अ डैम जहां पर पानी देखिए रोक करके रखा गया था और जैसे ही गेट्स को ओपन किया गया है ना। डैम में होता क्या है बेटा, कोई भी जगह पर डैम बना करके वहां पर गेट्स को बंद करके पानी को रोक दिया जाता है। अब आप कहीं पर पानी को रोक दोगे वो पानी इकट्ठा होगा तो उसमें तो ढेर सारा फोर्स होगा, जैसे ही आप गेट को खोलोगे वो पानी ढेर सारे फोर्स के साथ बाहर आएगा। तो इसीलिए बेटा डैम्स को बना करके गेट्स को बंद किया जाता है और जब जरूरत होती है तो गेट्स को खोल दिया जाता है। बहुत फोर्स के साथ पानी नीचे की ओर गिरता है और इस गिरते हुए पानी के फोर्स से बेटा यहाँ पर नीचे में एक व्हील जैसा टरबाइन लगा दिया जाता है, मैं आपको वीडियो अभी दिखाऊंगी। पानी नीचे की ओर गिरता है, इसके फोर्स से बेटा वो टरबाइन जो है वो घूमता है, जैसे वो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देखो बेटा हाइट पर से पानी जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, जितने हाइट से पानी गिरेगा उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। अब ये फोर्स वाला पानी जो नीचे की तरफ आ रहा है ये अपने फोर्स की वजह से इस व्हील जैसे स्ट्रक्चर को दैट इज नोन एज टरबाइन उसको मूव कर रहा है और जैसे जैसे ये व्हील ये टरबाइन मूव करता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज हाउ we can use energy that we obtain from water to produce electricity। यहां तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया गया, हो सकता है आप गिरते हुए पानी के एनर्जी का के फोर्स का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए भी कर सको, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज टाइडल एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइड? बेटा जो समुद्र में लहरें आती हैं उन्हें टाइड्स कहते हैं।
टाइड्स में भी बहुत ज्यादा फोर्स होता है, तभी तो वो अपने साथ इतनी सारी चीजों को बहा करके ले जाता है। तो एनर्जी दैट इज देयर इन द टाइड दैट ऑल्सो कैन बी यूज फॉर मेनी थिंग्स। उसका इस्तेमाल भी बेटा बहुत सारे काम के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल दो वर्ड का बना है। जियो मीन्स अर्थ, थर्म, what do you do with a thermometer? You measure the temperature of a body. थर्मोमीटर से आप ये देखते हो कि कोई बॉडी कितना हॉट है। तो थर्म जहां पर भी आएगा दैट इज रिलेटेड टू हीट। जियो अर्थ, थर्म हीट, हीट ऑफ द अर्थ। एनर्जी इज obtained from the heat that is present in the under layers of the earth. ये कैसे? बेटा आज सुबह के क्लास में ही हमने पढ़ा था कि अर्थ इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। तो जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हो टेम्परेचर राइजेस। बिल्कुल आप आउटर कोर पे अगर पहुंचते हो अर्थ के तो वहां पर तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, इतना फायर है, इतना हीट है कि वहां पर सारे रॉक्स जो है वो बिल्कुल पिघले हुए फॉर्म में है ना। तो उस हीट का इस्तेमाल करना, जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करना है। वो कैसे किया जाता है? तो बेटा मान लीजिए पानी वगैरह है, ठीक है, पानी जो है वो अंदर के लेयर्स के कांटेक्ट में आता है और वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और वही हॉट वाटर फिर इट फाइंड्स इट्स वे थ्रू सम क्रैक और अदर थिंग टू द अर्थ्स क्रस्ट। तो वो अंदर की गर्मी लेते हुए पानी जो है वो अर्थ के क्रस्ट पर आया। वहीं पर हम लोग जियोथर्म का इस्तेमाल कर लिया करते हैं, जिसका एक पिक्चर मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। दिस इज पिक्चर ऑफ अ नेचुरल गीजर। गीजर का काम क्या होता है? इट गिव्स यू हॉट वाटर। तो एट मेनी प्लेसेस ऑन दिस अर्थ्स क्रस्ट देयर आर प्लेसेस वेयर hot water springs, natural hot water springs, geysers are available, ठीक है, जहां पर पानी जो है वो नीचे के लेयर्स के हीट के कांटेक्ट में रहता है और वहां से गर्मी लेकर के ये ऊपर अर्थ के क्रस्ट पे ये इरप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा हॉट वाटर स्प्रिंग है। यू कैन एक्चुअली सी वाटर बॉइलिंग हियर, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इज मूविंग अपवर्ड। तो इसी हीट एनर्जी का इस्तेमाल करना जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करना कहलाता है और बहुत सारी जगहों पर इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। Sixth example of renewable source of energy is energy that is obtained from biomass. Biomass क्या है भाई? जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, ट्रीज है, पेड़ पौधे है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, इनसे एनर्जी को ऑब्टेन करना, दैट इज नोन एज एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब ये कैसे किया जाता है? एग्जाम्पल के लिए बेटा इफ आई टॉक अबाउट वुड, ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ बायोमास। व्हेन यू बर्न दिस वुड तो इसके अंदर जो एनर्जी ट्रैप्ड थी, कैद थी, वो बेटा बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ फायर, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो आपने इस बायोमास में जो एनर्जी कैद थी उसको हीट के रूप में बाहर निकाला व्हेन यू लाइट दिस वुड। उसी तरह से बेटा अगर आप इस पत्तों के ढेर को जलाते हो तो यहाँ पर भी क्या होता है? इन पत्तों के अंदर जो एनर्जी ट्रैप्ड है आप उसको हीट के रूप में बाहर लाते हो। ये जो काउडंग केक है, ठीक है, ये बायोमास है। जब तक एनिमल्स रहेंगे तब तक भाई उनका शिट भी रहेगा, ठीक है, तो ये रिन्यूएबल है। और इसको बेटा हमने पहले ही पढ़ा कि इसको जलाया जा सकता है और ये काफी अच्छे से जलता है। फिर आप सभी ने बायोगैस के बारे में भी शायद सुना होगा। मैंने आपके साथ जो है गूगल क्लासरूम में इन एंड बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन में 2 घर का भी वीडियो शेयर किया है, जहां पर आप देखे होंगे कि उस घर में बायोगैस से एनर्जी निकाली जाती है। अब ये बायोगैस है क्या भाई? तो बायोगैस में जैसे घर का या फिर ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स का भी
डंग जो हो गया, यूरिन जो हो गया, वो सारी चीजें जो है बेटा वो एक बड़े से गड्ढे में इकट्ठा की जाती हैं, ठीक है। और उसी में से फिर गैस निकलता है बाहर और उस गैस का इस्तेमाल बहुत सारे काम में किया जा सकता है। इससे भाई घर की बिजली भी लाई जा सकती है, इससे कुकिंग भी किया जा सकता है। और फिर जो चीज बच जाए उसको बेटा मैन्योर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब तक इंसान और एनिमल्स हैं तब तक उनका शिट जो है, डंग जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। और उससे बायोगैस आप निकाल सकते हो और उससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, नाउ कम्स 9th क्वेश्चन कि हम लोगों को पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था, बस यहाँ पर ये पिक्चर देख लीजिए, मैं फिर से इसे दिखा देना चाह रही हूँ। ये जो आप बेटा विस्कस, दैट इज गाढ़ा काला चिपचिपा लिक्विड जो देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज व्हाट, दिस इज कोल टार। ये कोल टार है। आपने कई बार हो सकता है जहां पर रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा हो वहां पर इस तरह का सीन देखा हो जहां पर बड़े बड़े ड्रम्स के नीचे ऐसे आग लगा दिया जाता है और अंदर में जो है कोल्टार रहता है, ठीक है। इस कोल्टार का इस्तेमाल रोड को बनाने में किया जाता है और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप पेट्रोलियम को एक दिन खत्म होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके तो बहुत सारे उपाय हैं। यहाँ पर एक टर्म देखिए लिखा है, वी कैन यूज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? पेट्रोलियम के बदले आप जिस किसी भी दूसरे फ्यूल का इस्तेमाल करते हो, दैट इज ऑल्टरनेटिव फॉर पेट्रोलियम, ठीक है। ओके, फिर बेटा यहाँ पर देखिए दिया है 5th नंबर पॉइंट पे, वी शुड यूज व्हीकल्स दैट गिव गुड माइलेज। सिंपल सी बात है, जिस भी गाड़ी का माइलेज ज्यादा होगा वो कम पेट्रोल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग अगर वैसे गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोलियम कम खर्च होगा। 6 पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, व्हाइल कुकिंग वी कैन सेव LPG। अब बात आती है यहाँ पर कुकिंग का बात कहाँ से आया? बेटा बहुत सारे घरों में कुकिंग के लिए LPG का इस्तेमाल करते हैं और LPG कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से आता है। इफ यू आर सेविंग LPG यू आर सेविंग पेट्रोलियम। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो फूड इफ कुक्ड एट मीडियम फ्लेम, तो LPG थोड़ा बचता है, क्योंकि अगर बहुत हाई फ्लेम पे कुक करते हैं तो बहुत सारा फ्लेम इधर उधर, ठीक है, जाता है, एनर्जी बहुत इधर उधर वेस्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मीडियम फ्लेम पे कुक करो तो LPG कम कंज्यूम होगा। फिर क्लोजिंग द लिड, आप सभी को पता है कि खाना को ढक करके अगर पकाते हो तो इट गेट्स कुक्ड फास्टर, वो जल्दी गल जाता है, जल्दी पक जाता है, तो लिड को क्लोज करके पकाओ। दूसरा बेटा, अगर जैसे सीरियल्स है, फॉर एग्जाम्पल राइस है, दाल है, फिर ग्राम की बात करूं, चना की बात करूं, तो इन सब खाने की चीजों को अगर पकाने के पहले वाटर में सोक कर दोगे तो वो जल्दी कुक होता है, ठीक है। तो जल्दी कुक होगा तो LPG कम लगेगा। बाकी तो आप सभी को यहां पर पता है। इसे बेटा नोट करके जरूर से लिख लेंगे आप सभी। फिर ये क्वेश्चन, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, इसको भी लिख लोगे। फिर कॉमन यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, ये आप सभी के बुक में भी दिया है। यहां पर एक लास्ट में देख लीजिए लिखा है, एज लुब्रिकेंट्स इन मशीन्स। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? बेटा मशीन्स जब भी चलते हैं तो उनके पार्ट्स आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। तो रगड़ने से मशीन जो है वो खराब भी जल्दी हो जाता है, आवाज भी बहुत ज्यादा होती है, वो ठीक से काम भी नहीं करता। तो आप जैसे सुने होंगे कि पंखे में ग्रीस डाला जाता है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारे मशीन्स में लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि मशीन के पार्ट्स आपस में एक दूसरे से रगड़े नहीं, ग्रीस या कुछ और लुब्रिकेंट को डाल दिया जाता है। अब आपको इस वीडियो को देखना है जहां पर यू कैन सी 2 लेडीज हु आर एक्चुअली मेकिंग काउडंग केक्स, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक मेथड ऑफ मेकिंग काउडंग केक्स। इसके अलावा हमने क्लास में डिस्कस किया था कि many a time people mix hay particles
लोग जो है वो भूसा भी उसमें मिला दिया करते हैं, थोड़ा सा कोल डस्ट भी मिला दिया करते हैं, कभी कभी ड्राई लीव्स को भी मिला दिया करते हैं, ठीक है। लेकिन एकदम बेसिक पे अगर जाते हैं तो कैसे काउडंग केक्स बनता है, that you can watch in this video. Now after watching this video you have to actually write the steps for making काउडंग cakes. स्टेप्स लिखवा रही हूँ, काउडंग केक बनाने नहीं बोल रही हूँ, इसलिए लिख लेना, नहीं तो असली का काउडंग केक बनवा दूंगी तुम लोग से। चलो देखो बेटा, आप देख रहे हो कि इतना सारा काउडंग लेकर के बैठे हैं ये लोग, ठीक है। उसका दे आर फर्स्ट मेकिंग देयर बॉल्स एंड देन दे आर फ्लैटनिंग देम। उसको बेटा हाथ पर बॉल बना करके फिर उसको चपटा कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं, और फ्लैटन करके इसको छत के ऊपर डाल रहे हैं सो दैट दे गेट ड्राइड इन द सन। तो उसमें जो मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, वो इवेपोरेट कर जाएगा, बाद में इसको जलाएंगे। ये देखो फ्लैटन कर रहे हैं, थाप रहे हैं। ओके, अब यहां पर आपके लिए ये बार ग्राफ्स मैंने दिया है, ठीक है। बहुत केयरफुली स्टडी करना, मैं कुछ नहीं अभी इसमें बता रही हूं। आगे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उन क्वेश्चंस को कर लेना, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। केयरफुली एकदम काम करना है इसमें। यहां पर लास्ट वाला मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट चेंज किस एनर्जी के यूज में देखा गया, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था या सोलर एनर्जी था या बायोमास एनर्जी था कि विंड एनर्जी था। नाउ दिस चेंज कैन बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो आप देखो, सारे का कंपेयर करो, चारों में सबसे ज्यादा चेंज किस में आया वो यहां पर लिखोगे। इट्स यूज यहां पर इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय हाउ मच, ये लिखना है।